गुड मॉर्निंग, सुप्रभात ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल। आप लोग अच्छे से होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पहले हमने चर्चा की थी इसके बारे में। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हमने खत्म कर लिया है और उसके बाद हमने तत्वों के गुणों में आवर्तिता प्रारंभ किया था। ये चैप्टर आपके बुक में, जो आपकी यूपी बोर्ड के सिलेबस में, ये अलग चैप्टर है। ये कुछ जो सीबीएसई बोर्ड की बुक्स हैं उसमें तो फिलहाल तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और तत्वों के गुणों में आवर्तिता, ये दोनों एक ही चैप्टर में दिया है। लेकिन यूपी बोर्ड की बुक में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण अलग चैप्टर है और तत्वों के गुणों में आवर्तिता अलग चैप्टर है। तो हमने आवर्तिता प्रारंभ किया था, पीरियोडिसिटी प्रारंभ किया था, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने परमाणु त्रिज्या के बारे में समझा था। मैंने एक बार मैं आपको रिपीट भी कर दूं कि परमाणु त्रिज्या में मैंने आपको बताया था कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के केंद्र से, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके संयोजी कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। लेकिन इसको मापना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम परमाणु त्रिज्या का कैलकुलेशन परमाणु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में कर लेते हैं और उसका नाम भी उसी अवस्था में दे देते हैं। जैसे उसमें एक थी सहसंयोजी त्रिज्या, एक थी धात्विक त्रिज्या और तीसरी त्रिज्या जो थी वो थी वैन डर वाल त्रिज्या। इनके विषय में हमने डिटेल में पिछली क्लास में चर्चा की है और हमने उसके बाद ये भी डिस्कशन किया है कि पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं तो परमाणु त्रिज्या के मान में हमने आपको बताया था परमाणु त्रिज्या सदैव बढ़ती है कुछ अपवादों के साथ, और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्षारीय धातुओं से हैलोजनों तक बढ़ती है। लेकिन हैलोजन से अक्रिय गैस पे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि अक्रिय गैसों में सभी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे होते हैं, जिससे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है, अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। इस वजह से त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। फिर आयनिक त्रिज्या मैंने आपको बताया था। आयनिक त्रिज्या में समझाया था कि धनायनों की त्रिज्या उसके उदासीन परमाणु से कम होती है और ऋणायनों की त्रिज्या उसके उदासीन परमाणु से अधिक होती है। धनायनों पे जितना धनावेश का मान बढ़ेगा त्रिज्या उतनी घटती जाएगी। ऋणायनों पे ऋणावेश का मान जितना बढ़ेगा त्रिज्या उतनी बढ़ती जाएगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो है सम इलेक्ट्रॉनिक आयन के बारे में। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में हमने देखा था कि ऋणायन पे आवेश बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या बढ़ती है और धनायनों पे आवेश बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या घटती है। तो इसके विषय में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी। अब आज हम आयनन ऊर्जा के बारे में समझेंगे। आयनन ऊर्जा क्या है, इसको कैसे समझा जाए, इसके लिए मैं आपको एक फिगर बना करके समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, ये किसी तत्व के परमाणु का नाभिक है। इससे पहले आयनन ऊर्जा हम लोगों ने परमाणु संरचना में थोड़ा सा समझा था। ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश है, ये चौथा, ये मान लो वैलेंस शेल है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बंधा होता है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें इस परमाणु से मुक्त करना है, बिल्कुल परमाणु से बाहर निकाल देना है, तो इस आकर्षण बल को तोड़ना पड़ेगा। और इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा यहां पे देनी पड़ेगी। तो जितनी ऊर्जा हम यहां बाहर से देंगे ताकि इस इलेक्ट्रॉन को उसके नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त कर सकें और ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाए और परमाणु आयन में परिवर्तित हो जाए, तो उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा हम सप्लाई करेंगे, ऊर्जा ये परमाणु अवशोषित करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं आयनन ऊर्जा। देखें यहां लिखा हुआ है किसी विलग गैसीय परमाणु, मेरी बात गौर समझिए, विलग गैसीय परमाणु, इसका मतलब है कि परमाणु जो होना चाहिए वो किसी से बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, किसी के साथ बॉन्डेड स्टेट में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, गैसीय अवस्था में होना चाहिए ताकि पूरी तरह से दूसरे परमाणुओं से मुक्त हो। तो किसी विलग गैसीय परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए
अवशोषित की गई ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। परमाणु जितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए, उसे हम लोग आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव भी कहते हैं। अब समझिए, अगर किसी तत्व के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों इलेक्ट्रॉनों को हम एक साथ बाहर नहीं निकाल देंगे, हम उन तीनों इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके बाहर निकालेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए परमाणु जो ऊर्जा अवशोषित करेगा उसे प्रथम आयनन ऊर्जा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा का अवशोषण करेगा उसे द्वितीय आयनन ऊर्जा, और इसी तरह तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा का अवशोषण करेगा उसे तृतीय आयनन ऊर्जा कहा जाता है। तो प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा और तृतीय आयनन ऊर्जा को समझते हैं। ये यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि जैसे आपने एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन थे। जब इससे आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो एल्यूमिनियम पे 1 प्लस चार्ज आया, और IE लिख रहा हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनन ऊर्जा को। तो जो ऊर्जा आपने इसको दी वो कहलाएगी प्रथम आयनन ऊर्जा। ठीक, अब इस Al प्लस हो गया, ध्यान समझिएगा। यहां पे देखिए, जब एल्यूमिनियम था तो 13 इलेक्ट्रॉन थे और 13 प्रोटॉन थे। नाभिक में 13 प्रोटॉन और बाहर 13 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब इसके पास बचा 12 इलेक्ट्रॉन और नाभिक में 13 प्रोटॉन। तो अब 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेंगे, तो सब इलेक्ट्रॉनों पर यहां एल्यूमिनियम की तुलना में आकर्षण बल बढ़ गया। तो अब इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले से ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं उस पे नाभिक का आकर्षण बल पहले से अधिक है। तो Al2+ के बनने में इसको पहले की तुलना में ज्यादा आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ऐसे ही Al2+ जब बन गया, इसमें देखिए, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन ही हैं और प्रोटॉन 13 है, नाभिकीय आवेश और बढ़ गया, बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल और ज्यादा हो गया। तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब ये Al3+ में बदलेगा। मतलब IE1 से ज्यादा IE2 होगा और IE2 से ज्यादा IE3 होगा। ठीक, ये क्रमागत आयनन ऊर्जाएं हैं। तो ये हम यहां पे स्पष्ट कर दें, लिख देते हैं। क्रमागत आयनन ऊर्जा जब किसी विलग गैसीय परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन निष्कासित किया जाता है तो आवश्यक ऊर्जा को प्रथम आयनन ऊर्जा IE1 कहते हैं। ठीक, अब आगे देखें। प्रथम इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात परमाणु एक धनावेशित आयन में परिवर्तित हो जाता है
परिवर्तित हो जाता है और उसका नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। उसका नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। समझ में आया? मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया परमाणु में तो एक धनावेशित आयन में परिवर्तित हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे, तो उसके नाभिक में प्रोटॉन तो उतने ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, जिसकी वजह से उसका नाभिकीय आवेश बढ़ गया। अतः इस आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसी आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा द्वितीय आयनन ऊर्जा कहलाती है IE2 और इसका मान IE1 से अधिक होता है। अधिक होता है मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, अब उसका नाभिकीय आवेश बढ़ गया है, तो सारे जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से और स्ट्रांगली जुड़ जाएंगे। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले से इलेक्ट्रॉन से अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी कि और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब किसी परमाणु से निकाला जाता है, किसी तत्व के आयन से निकाला जाता है दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो जो ऊर्जा आप देते हैं पहले से अधिक ऊर्जा देते हैं। जो ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है तत्व जो ऊर्जा अवशोषित करता है उसे द्वितीय आयनन ऊर्जा IE2 कहते हैं, और IE2 का मान इसका मतलब IE1 से अधिक होता है। इसी प्रकार किसी परमाणु से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को तृतीय आयनन ऊर्जा तृतीय आयनन ऊर्जा कहते हैं IE3, और इसका मान IE2 से अधिक होता है। जैसे उदाहरण हमने समझाया आपको कि एल्युमिनियम गैस है, इससे इसको जब हमने प्रथम आयनन ऊर्जा दी तो ये Al+ में परिवर्तित हो गया एक इलेक्ट्रॉन त्याग के, और ये जो Al+ बना इसको जब द्वितीय आयनन ऊर्जा दी तो ये Al2+ में परिवर्तित हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, और Al2+
को जब तृतीय आयनन ऊर्जा दी गई तब ये Al3+ में परिवर्तित हुआ एक और इलेक्ट्रॉन त्याग कर। इसका मतलब यही चीज मैंने समझाया यहां पे कि IE1 से ज्यादा मान होगा IE2 का और इससे ज्यादा मान होगा IE3 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ आयनन ऊर्जा, क्रमागत आयनन ऊर्जाओं के बारे में। अब समझते हैं कि आयनन ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला तो आपका नाभिकीय आवेश। देखिए, अगर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाएगा। नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक से स्ट्रांगली जुड़ जाएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल मतलब ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नाभिकीय आवेश। जितना ज्यादा नाभिकीय आवेश होगा इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन मुश्किल हो जाएगा और ज्यादा ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी उसको निष्कासित करने के लिए। इसका मतलब है कि आयनन ऊर्जा का मान अधिक हो जाएगा। दूसरा, परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या अगर इंक्रीज होगा, इंक्रीजेज, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाएगा तो नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉन पर, नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉन पर डिक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन आसान हो जाएगा, तो आयनन ऊर्जा का मान घट जाएगा। भाई आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी कि जो आयनन ऊर्जा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परमाणु त्रिज्या के। जितना छोटा त्रिज्या होगा, परमाणु का साइज जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल उतना इजी होगा और आयनन ऊर्जा का मान उतना कम हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर हो गए। तीसरे फैक्टर पे आते हैं, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव यानी शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके विषय में चर्चा किया था कि अंतः इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पे जो प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं, अंतः कोश के इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं, उसी प्रतिकर्षण बल को परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव कहते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो जो है बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाएगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाएगा तो आयनन ऊर्जा का मान घट जाएगा।
कि नाभिकीय आवेश घटता है तो आयनन ऊर्जा घटती है ना। तो देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने आपको समझाया कि ये जो है परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि ये नाभिकीय आवेश के समानुपाती होता है। तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश घट जाएगा, है ना। तो क्योंकि देखो यहां पे ये भी लिख दो, परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया। चौथा जो प्रभाव है वो इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर। देखिए किसी कोश में, ये मैं लिख दे रहा हूं, किसी कोश में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना पास होगा उसकी भेदन क्षमता उतनी अधिक होगी। है ना। जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल नाभिक के जितना पास होगा उसकी भेदन क्षमता उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल उस पर ज्यादा होगा। तो किसी कोश में s इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता p इलेक्ट्रॉनों से अधिक और इसी प्रकार p इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता d इलेक्ट्रॉनों से अधिक होती है। ऐसे ही d इलेक्ट्रॉनों की f इलेक्ट्रॉनों से अधिक होगी। तो जिसकी भेदन क्षमता ज्यादा है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो नाभिक के आकर्षण बल, उस पे नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा है तो उसको निकालना मुश्किल है, तो उसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता होगी उतना ज्यादा उसका आयनन ऊर्जा होगा। तो आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता के समानुपाती होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझें, दूसरे आवर्त की बात करें, सेकेंड आवर्त में बेरिलियम एक तत्व है और एक तत्व है बोरॉन। बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है ना। तो बोरॉन का नाभिकीय आवेश ज्यादा है ना। नाभिकीय आवेश बोरॉन का बेरिलियम से ज्यादा है, लेकिन प्रथम आयनन ऊर्जा बेरिलियम की ज्यादा है बोरॉन से। ये कैसे उल्टा हो गया? जिसकी नाभिकीय आवेश जिस पे ज्यादा होगा
उसका आयनन ऊर्जा भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां बेरिलियम का ज्यादा है, बोरॉन का कम है। इसका कारण यह है कि बेरिलियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक 4 होता है 1s2 2s2, और बोरॉन की बात करें तो परमाणु क्रमांक 5 होता है 1s2 2s2 2p1, है ना। तो बेरिलियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश के s ऑर्बिटल से, जबकि बोरॉन में अंतिम इलेक्ट्रॉन उसी कोश के p ऑर्बिटल से निष्कासित किया जाएगा। चूंकि किसी कोश के s इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता p इलेक्ट्रॉनों से अधिक होती है, अतः बेरिलियम से अंतिम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोरॉन की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जाहिर सी बात है कि जब बेरिलियम से अंतिम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोरॉन की तुलना में अगर ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो बेरिलियम का प्रथम आयनन ऊर्जा का मान बोरॉन से अधिक होगा। समझ आ गया भेदन क्षमता का कंसेप्ट। पांचवा जो कारक है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि अगर किसी तत्व का ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है या आधा भरा हुआ है तो उसका स्थायित्व कुछ अधिक होता है और उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है और उसकी आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। जब किसी तत्व के सभी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से या आधे भरे होते हैं तो वह कुछ अधिक स्थायी होता है, अतः उससे इलेक्ट्रॉन का निष्कासन थोड़ा जटिल होता है, जटिल हो जाता है और आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है।
जैसे दूसरे आवर्त में ही बात करें, सेकेंड पीरियड में बात करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 7 है, 1s2 2s2। अब देखो 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैं तीनों को अलग अलग दे दूं, 2px 2py 2pz। तो 1s2 2s2 2p3 होगा, तो 3 में 1 1 1। ये देखिए ये आधे भरे हुए हैं, और ऑक्सीजन में 8 होता है, तो इसी को 1 बढ़ा देंगे, तो 2px में 2 हो जाएंगे, 2py में 1 हो जाएंगे, और 2pz में 1 हो जाएंगे, है ना। जबकि अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा नाइट्रोजन का। भाई एक में 1 p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूरा भरा है, बाकी 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आधे आधे भरे हैं, तो ना तो ये पूरा भरा ऑर्बिटल है, ना तो ये आधा भरा ऑर्बिटल है, तो इसका स्थायित्व थोड़ा कम होगा। नाइट्रोजन का स्थायित्व, स्टेबिलिटी की बात करें तो नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, जबकि न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन से ज्यादा होता है ऑक्सीजन का। तो ये ऑर्बिटल की वजह से है, उसके ऑर्बिटल्स की वजह से है। तो ये कारक हैं जो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। अब आवर्त सारणी में उपनति, आवर्त सारणी में उपनति ट्रेंड क्या होगा, तो पहले वर्ग में समझ लेते हैं, फिर आवर्त में समझते हैं, है ना। बहुत सारे एक्सेप्शन है, तो अभी इन एक्सेप्शंस की वर्ग में चर्चा नहीं करेंगे, जब हम ग्रुप में पहुंचेंगे तो उसे उन एक्सेप्शंस के बारे में भी बात कर लेंगे। पहले वर्ग में, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या हमने पहले पढ़ी थी, परमाणु त्रिज्या बढ़ने लगती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ने लगती है तो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर दूर और दूर होता जाएगा, तो उसको निकालना थोड़ा सा आसान होता जाएगा। तो जब निकालना आसान हो जाएगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। तो ये तो वर्ग में है। आवर्त में कहां जाते हैं, बाएं से दाएं। तो क्या होता है, कोशों की संख्या स्थिर रहती है, तो कोशों की संख्या स्थिर रहती है। और क्या होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हमने अभी बताया प्रभावित करने वाले कारकों में कि आयनन ऊर्जा का मान नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद जैसे दूसरे आवर्त में, सेकेंड पीरियड में, ये मैंने समझा दिया है, बस यहां पे एक्सप्लेन कर दूं। लिथियम से शुरू होता है, लिथियम से बेरिलियम पे जाओगे, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा, प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। बेरिलियम से बोरॉन पे जाओगे, प्रथम आयनन का ऊर्जा का मान घट जाएगा। क्यों?
क्योंकि बेरिलियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष के s ऑर्बिटल से निकालेंगे, जबकि बोरॉन में अंतिम इलेक्ट्रॉन उसी दूसरे कोष के p ऑर्बिटल से निकालेंगे। s इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता p इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, इसीलिए इसकी प्रथम आयनन ऊर्जा का मान बोरॉन से ज्यादा है। बोरॉन के बाद कार्बन पे जाएंगे, बढ़ेगा। नाइट्रोजन पे जाएंगे, बढ़ेगा। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जाएंगे तो फिर घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें p ऑर्बिटल में 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हर p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड है, और इसमें p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो फुल फिल्ड है ना तो हाफ फिल्ड। हाँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो बिल्कुल जब ये हाफ फिल्ड एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाता है, नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है। नाइट्रोजन से फ्लोरीन पे जाएंगे, फिर से आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगा, और फ्लोरीन से नियॉन पे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि फुल फिल्ड ऑर्बिटल है। नियॉन देखिए 2p6, 6 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब सारे p ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं। तो इस तरह से इसमें आयनन ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आशा है सबको समझ में आ गया होगा आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा में इतना ही है। तीसरी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है ना, तीसरा जो गुण है तत्वों का जिसमें आवर्तिता पाई जाती है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये क्या है इसको समझेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई समस्या आ रही हो किसी भी सेक्शन में, तो उस सेक्शन जहां पे आपको दिक्कत आ रही उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा, उसको वीडियो के माध्यम से या सॉल्व करके समझा करके मैं दूसरे माध्यम से आपको समझा दूंगा, है ना। और अगर आप वीडियो भी 2-3 बार, अगर कोई भी चीज़ कम समझ में आती तो अगर 2-3 बार वीडियो चलाएंगे तो वैसे भी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो ये प्रयास करें समझने का। वैसे मैंने बिल्कुल सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास किया है आयनन ऊर्जा को, ठीक है। तो इसको आप समझें, फिर से वीडियो देखें चला करके, और अगर कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।